नमस्कार, स्वदेश खबर में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों के साथ। वीकली एक्सपायरी से पहले बाजार में आज हमने देखा कि एक दायरे में कारोबार होता रहा। शुरुआती तेजी अंत तक टिक नहीं पाई। निफ्टी दिन के ऊपरी स्तर से करीब 160 अंक गिरकर 16,240 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी भी दिन के शिखर से करीब 500 अंक टूटकर बंद हुआ। सेंसेक्स में हमने देखा 110 अंकों की गिरावट देखने को मिली। बाजार में और क्या एक्शन रहा दिन भर, आज जानने के लिए चलेंगे मेरी सहयोगी प्रियंका उपल आनंद के पास। बाजार में अगर आप देखें तो सुबह मॉर्निंग में आप एक माइनर से गैप अप के साथ खुले, लेकिन सेकेंड हाफ में बाजार की क्लोजिंग तक आपने वो सारे गेन्स इरोड कर दिए और इनफैक्ट एक नेगेटिव क्लोजिंग दिया। हालांकि बाजार पर अगर आप एक व्यू देखें तो अभी भी आप 16,200 के जो 16,200 ये बड़े सपोर्ट लेवल्स हैं जिनके पास आपको बाजार यहाँ पर कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप लूजर्स की अगर बात करें तो देखिए पावर ग्रिड काफ़ी प्रॉफिट बुक हुए, बीपीसीएल डिसइन्वेस्टमेंट चला जिसके कारण आप वहाँ एक वीकनेस देखेंगे काउंटर में। ऑटो पैक से आपको टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प ये कल तेज दिखे थे, लेकिन यहाँ आज थोड़ी प्रॉफिट हुई। तो मोर और लेस वी शुड से दैट आज प्रॉफिट बुकिंग दिखी हमें। कल के जो गेन्स थे, आज जो फर्स्ट हाफ के गेन्स थे उसे बाजार ने खोते हुए हमने देखा उसे। गेनर्स की अगर आप बात करें तो कंप्लीटली आपको न्यूज़ बेस्ड एक्शन देखने को मिला। टाटा कंज्यूमर वाह न्यूज़ थी। लास्ट आवर में आपने देखा कि डिफेंसिव स्पेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ और आपने सारे डिफेंसिव काउंटर्स फार्मा स्पेस यानी फार्मा हो, एफएमसीजी हो, वहाँ पर स्ट्रेंथ आते हुए देखी। एफएमसीजी के काउंटर्स लाइक कोलपैल हो, सिप्ला हो और इसके अलावा फार्मा में आप बायोकॉन देखो, औरो फार्मा, सन फार्मा, दिविस लैब, ग्लेनमार्क सब स्ट्रेंथ के साथ ही बंद हुए। तो लास्ट आवर में हमने थोड़ी सी बाजार में एक डिफेंसिव अप्रोच देखी, गेन्स को इरोड किया। मिड कैप आईटी में आपको बाइंग दिखी, लार्ज कैप आईटी टेक्नोलॉजीज में शॉर्ट बिल्टअप दिखाई दिए और बैंक्स में भी आपको आज के दिन में शॉर्ट बिल्टअप होते थे, लेकिन फाइनेंस काउंटर्स आपको तेज दिखाई दिए। तो एक बहुत ही स्प्लिट व्यू हर स्पेस और सेक्टर पे आपको देखने को मिला। लेकिन कुछ बड़े इंपॉर्टेंट जो मेटल्स पे अगर आप देखें तो स्टील पैक आपको वीक दिखाई दिया, लेकिन एल्यूमिनियम काउंटर्स जो है वो स्ट्रेंथ के साथ ही बंद हुए, यानी हिंडाल्को, नैल्को, वेदांता। वेराज ऑन द कॉन्ट्रेरियन आपको स्टील काउंटर्स लाइक टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, वहां पर आपको दिखाई दिया कि वो अपनी जो गेन्स थे उन्हें नहीं बचा पाए, वो इरोड हुए। लेकिन कुछ पर्टिकुलर स्पेसेस आप देखें, शुगर स्पेस देखें, जैसे वहाँ पर इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात हो रही थी और उसको लेकर एक इंपॉर्टेंट बैठक की बात है। ऑलरेडी हमने टारगेट अचीव कर लिया, जो नवंबर इस साल के नवंबर तक का टारगेट है 10% ब्लेंडिंग का, वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है और तब से आप हरकत में देख रहे हैं पूरे स्पेस को। चाहे आप त्रिवेणी इंजीनियरिंग हो, प्राज इंडस्ट्री हो, द्वारिकेश शुगर हो, पूरा इस स्पेस को आप देखें तो ये बजिंग स्पेस आपको दिखाई दिया। तो आज और एक और चीज़ जो सेक्टर हाईलाइट करना होगा कि डायग्नोस्टिक काउंटर्स आपको आज वीक दिखे। डॉक्टर लाल पाथलैब के रिजल्ट्स आए, उसके बाद आपने पूरे स्पेस पर एक बिकवाली देखी, वीक दिखाई दिया ये काउंटर। और अपोलो हॉस्पिटल ने भी अपने गेन्स को टेंडर किया है यहाँ पर। तो बाजार एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास और उसके ऊपर ही बंद हुआ है। 16,200 एक बड़ा सपोर्ट था, फिलहाल 16,400 बड़ा रेजिस्टेंस बाजार पर क्लियरली आज आपको विजिबल रहा, उसको क्रॉस नहीं कर पाया और उसको टच करने के बाद हमने देखा कि गेन्स इरोड हुए थे और एंड ऑफ द आवर तक तो 16,200 के लेवल्स, यानी जिन लेवल्स पर हम खुले थे उनके भी नीचे जाकर आज बंद हुए, लेकिन बड़े सपोर्ट के ऊपर है। मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी आपको एक आउट परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है। रुचि सोया का नाम अब बदलकर पतंजलि फूड्स होगा। बोर्ड ने नाम बदलने को मंजूरी दे दी है। रुचि सोया 690 करोड़ में पतंजलि आयुर्वेद का फूड रिटेल कारोबार खरीदेगी। डील को लेकर हमने रुचि सोया के सीईओ संजीव अस्थाना से बात की। उन्होंने कहा कि डील के बाद कंपनी का ऑपरेटिंग मुनाफा 2,500 करोड़ रुपए के पार हो जाएगा। All told, 500 plus SKUs which are getting sold, a revenue base of 4,100 crores plus, EBITDA which runs into 15 to 20% consistently. This year, the EBITDA will be about 650 crores plus. So broadly, that business has moved. The transaction has been done on a slump sale basis, which is basically the fair market value of the assets in the business. So that the board has approved paying consideration of 690 crores. Basis that the business is now moving into Ruchi. And subject to the shareholders' approval and the other regulatory approvals, the transaction is now approved by the board. So we now will seek shareholders' nod and the other necessary approvals. And we are expecting that business to come into the Ruchi fold in a very quick time now.
और अमेजॉन संभव इवेंट में अडानी पोर्ट्स के और एसईजेड के सीईओ करण अडानी ने कहा है कि अगले 20 से 30 साल में लॉजिस्टिक्स में शानदार ग्रोथ देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि लॉजिस्टिक्स में ईवी और ग्रीन एनर्जी के आने से लॉजिस्टिक्स की लागत में कमी आएगी। Fuel cost when you eliminate, which is happening with electric vehicles coming in. You are eliminating your fuel cost, and electric vehicle charging with solar panels or with wind. You're not paying. You don't have to pay for sunlight. So you are actually eliminating your fuel cost. Then the next level of disruption will happen is through autonomous vehicle, because after fuel, your second biggest cost is your cost of driver and your maintenance which comes with it. So once you bring in autonomous vehicles or that technology, autonomous technology, you are eliminating your driver cost. And with these two costs coming in, then the focus, where world will move towards is that you just keep using your vehicle or your hardware as much as you want. With the increase in the utilization of your hardware, basically you're apportionating, and you will reach at a stage. This is what I feel, that we'll reach at a stage that the cost of the hardware is going to be negligible when you apportion it on a very large on a large volume. और सुंदरम एएमसी के एमडी सुनील सुब्रमण्यम ने ईटी नाउ स्वदेश से खास बातचीत में कहा है कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में निवेश के शानदार मौके हैं। उनके मुताबिक मेटल शेयरों में लंबी अवधि के लिए पॉजिटिव ट्रेंड नहीं है। आप देखें तो उसके लिए अभी फ्यूचर बहुत बढ़िया है। सेकंड चीज़, करेक्शन भी बहुत ज़्यादा हुआ है क्योंकि एफआईआईस ने ज़्यादा लार्ज कैप बेचा है, तो लार्ज कैप में बीएफएसआई स्पेस बहुत स्ट्रॉन्ग तरह से शामिल है। तो इसमें पॉजिटिविटी के कारण मैं बता दूं आपको कि एक तरफ क्या हुआ है कि बैंकों को इतने दिन से सस्ते पैसे की जो एक माहौल थी, उसमें उन्होंने जाके 5 साल 10 साल वाले लोन इंटरनेशनल मार्केट में भी उठा लिए, तो उनके लिए एक कॉस्ट बेस बढ़ गया है कि लो कॉस्ट फंड्स का उनके पास सरप्लस है। सेकंड चीज़ अब देखेंगे तो एक फंडामेंटल चीज़ जो लेंडिंग साइड में हुआ है कि बारिंग पर्सनल लोन और ऑटो लोन, बाकी सब लोन इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट पे है। तो बैंक को ये रेट हाइक जो एक डेट में देखे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने वाले हैं, उसको कंज्यूमर के ऊपर पास ऑन करने का मौका है, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन वाइडन हो सकती है। और तीसरी चीज़ यह है कि क्रेडिट ग्रोथ में भी अभी वापसी दिख रहे हैं, और इंडियन इकोनॉमी की फुटप्रिंट कैपेक्स साइकिल में अल्टीमेटली बैंक फाइनेंस की बहुत जरूरत होगी, तो डिमांड फॉर फंड्स भी रहेगी और प्राइसिंग का भी प्रेशर नहीं रहेगा। तो बीएफएसआई एक अच्छा स्पेस मेरे लिए दिख रहा है। तो अगर कोई सेक्टर कॉल लेना है, मैं समझता हूं कि बीएफएसआई स्पेस एक अच्छी जगह है जहां पे लोग धीरे धीरे निवेश शुरू कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के साथ पीयूष गोयल की कल अहम बैठक हुई है। कॉटन की ऊंची कीमतों के बीच कैसे घरेलू मांग को पूरा किया जाए और सरकार आगे क्या कदम उठा सकती है, इस खबर पर पूरी डिटेल के साथ मेरे सहयोगी समीर दीक्षित अब जुड़ गए हैं। समीर, बताइए। कॉटन की लगातार अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी के बीच सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल प्राथमिकता घरेलू कॉटन डिमांड को पूरा करना ही होगा। कॉटन स्टॉक होल्डर्स के साथ में मंत्री पीयूष गोयल की अहम बैठक हुई और इस बैठक में सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि प्राथमिकता प्रायोरिटी यही है कि कैसे फिलहाल जो डोमेस्टिक कॉटन डिमांड है उसको पूरा किया जाए, और आने वाले अगर 3 से 6 हफ्तों के बीच इसको पूरा नहीं किया जाता है, डोमेस्टिक डिमांड को पूरा नहीं किया जाता है, तो सरकार आने वाले वक्त में कड़े कदम भी उठा सकती है। हालांकि कॉटन एक्सपोर्ट पर रोक लगाने के मुद्दे पर सरकार ने फौरी तौर पे तो कोई फैसला नहीं लिया, लेकिन इस बात का इशारा जरूर किया कि प्राथमिकता चूंकि डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करना है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो सरकार आने वाले वक्त में कॉटन एक्सपोर्ट पर रोक लगाने जैसे कड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी। सूत्रों ने यह भी बताया कि इस अहम बैठक में 8 से 10 सदस्यीय कमेटी का गठन करने का फैसला लिया गया है। कॉटन के मसले पर यह कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता सुरेश कोटक करेंगे, जिनको देश में कॉटन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यह पहली दफा होगा कि इस मसले पर, कॉटन के मसले पर एग्रीकल्चर मंत्रालय को भी साथ में लिया गया है। इस कमेटी में सुरेश कोटक के अलावा एग्रीकल्चर सेक्रेटरी, टेक्सटाइल सेक्रेटरी, टेक्सटाइल कमिश्नर, इसके अलावा अपैरल गारमेंट इंडस्ट्री के जो प्रतिनिधि हैं, कॉटन फार्मर एसोसिएशन के प्रतिनिधि, उनको भी साथ लिया जाएगा। इस कमेटी का मकसद यही है कि किस तरीके से आने वाले वक्त में देश में
कॉटन की पैदावार को बढ़ाया जा सके। सूत्रों ने बताया कि इस कमेटी की पहली बैठक आने वाली 28 मई को मुंबई में होने जा रही है और बहुत प्रबल संभावना है कि इस पहली बैठक में दर्शना जरदोश, जो कि राज्य मंत्री टेक्सटाइल मंत्रालय हैं, वो भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सरकार ने साफ किया है कि प्राथमिकता जरूर है कि डोमेस्टिक डिमांड कॉटन की उसको पहले पूरा किया जाए, लेकिन साथ ही कि अगर ये डोमेस्टिक डिमांड पूरा नहीं होता है तो सरकार आने वाले वक्त में कड़े कदम भी उठा सकती है। इसके साथ ही सरकार का दूसरा फोकस देश में कॉटन पैदावार को लगातार बढ़ाना भी है। ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसिनो पर जीएसटी को लेकर ईटी नाउ स्वदेश की खबर पर मुहर लग गई है। ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसिनो पर 28% जीएसटी लगाई जा सकती है। ईटी नाउ स्वदेश को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने इसकी सिफारिश की है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने नए जीएसटी स्ट्रक्चर को अंतिम रूप दे दिया है। इस सिलसिले में 6 मई को ईटी नाउ स्वदेश ने आपको इस बारे में बताया था। आखिरी फैसला लेने के लिए गेंद अब जीएसटी काउंसिल के पाले में है। इस खबर पर और जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, ऑन रिकॉर्ड कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हमने जीओएम के चेयरमैन से भी बात की, उन्होंने साफ मना कर दिया कि लीगल इशू इन्वॉल्व है, इसलिए वो अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते कि जीओएम ने किस तरह के रिकमेंडेशन दिए हैं। बट हमने ऑफ द रिकॉर्ड कुछ मेंबर्स से बात की, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर अधिकारियों से बात की। हमें ये जानकारी मिल रही है एक्सक्लूसिवली, जैसा कि हमने 6 मई को रिपोर्ट किया था, उसी तर्ज पे कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने आज अपनी बैठक में इस बात को फाइनल कर लिया है और अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसमें इस बात की सिफारिश की है कि कैसीनो, हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर 28% जीएसटी जो है वो लगाया जाएगा। ये रिपोर्ट अगले 1 या 2 दिन के अंदर जीएसटी काउंसिल को सौंपा जाएगा और उम्मीद ये की जा रही है कि इस महीने के आखिर में या जून की शुरुआत में जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी और उसमें अंतिम फैसला जो है वो लिया जाएगा। इस बैठक में इस मसले पर भी आज चर्चा हुई है कि आखिर जीएसटी लेने का स्ट्रक्चर क्या होगा, मतलब उसको किस तरीके से लगाया जाएगा, क्वांटम क्या होगा, किस तरीके से वैल्यूएशन होगा। तो उसमें जो इनिशियल बेटिंग अमाउंट है उसको ही आधार मानने की बात की गई है और यही सिफारिश सौंपी गई है। साथ ही साथ एक और मसला था ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड कि इंडस्ट्री का भी ये मानना था कि हर तरह के गेमिंग जो है वो गैम्बलिंग नहीं है, लिहाजा उसको 28% स्लैब में डाल देने से इंडस्ट्री के ऊपर काफ़ी नेगेटिव असर पड़ेगा। और इस बात पर भी चर्चा हुई है, कुछ मेंबर्स ने ये बात उठाए हैं कि जहाँ पे स्किल डेवलप इन्वॉल्व है उसको 18% स्लैब में रखा जाए, जो कि इस वक्त है, और जहाँ पे गैम्बलिंग है पूरी तरीके से उसको 28% में डाल दिया जाए। लेकिन इस बात पर सहमति बनी बाद में काफ़ी चर्चा के बाद कि नहीं, यूनिफॉर्मिटी ज़रूरी है, एक रूपता ज़रूरी है, लिहाजा इन सबको 28% स्लैब में ही डाला जाए। ये सिफारिश जो है वो दी गई है जीएसटी काउंसिल को और औपचारिक रूप से इसे अगले 1-2 दिन के अंदर सौंप दिया जाएगा और फिर इस पर जीएसटी काउंसिल को अंतिम फैसला लेना है। और देश में गेमिंग इंडस्ट्री की तस्वीर कैसी है, ये समझते हैं मेरे सहयोगी शरद दुबे से। भारत की गेमिंग इंडस्ट्री फोकस में है और सबसे पहले मैं बता दूं कि बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं। आपके गेम ऑफ स्किल होते हैं, फिर गेम ऑफ लक होते हैं जिसे हम गैम्बलिंग कहते हैं। तो बहुत सारे जो एरियाज़ हैं, जो ऑफ कोर्स ग्रे एरियाज़ हैं आपके गेमिंग में, तो उस पर फोकस रहेगा। लेकिन पूरी इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो लगभग भारत की जो ऑनलाइन गेमिंग मार्केट है ऑलमोस्ट $2.2 बिलियन की मार्केट है और अगर ग्लोबली कंपेयर करें तो सिर्फ 1% मार्केट शेयर जो है आपको देखने मिलेगा। अब जो गेमिंग रेवेन्यू है मेजॉरिटी मतलब 90% कह सकते हैं मोबाइल सेगमेंट से आते हैं और ये जो रेवेन्यू है ऑलमोस्ट $1.8 बिलियन की और अगले 3 साल में ये डबल से ज़्यादा होने वाली है, इसका अनुमान है रिपोर्ट्स का। और आगे जाते हुए अगर मोबाइल यूज़र्स की बात करें, जिस तरह हम अपने फ़ोन देखते हैं, चेक करते हैं, तो मोबाइल गेमर्स भी रहते हैं जो अपने मोबाइल हैंडसेट से गेमिंग करते हैं, उनमें भी जो है 50% का ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है 2025 के लिए। और हमने जो है कुछ लिस्ट निकाले हैं कि कौन से प्लेयर्स हैं जो आपके गेमिंग स्पेस पे इंडिया में बहुत एक्टिव है। तो लिस्टेड प्लेयर्स में जो है ऑफ कोर्स सबसे पहले नज़ारा टेक रहेगा। इसके अलावा डेल्टा कॉर्प में भी लगभग 10% का रेवेन्यू जो है उनके ऑनलाइन गेमिंग से आती है, स्किल से, ऑनलाइन रमी सर्विसेज जो है उनकी। इसके अलावा जेंसा टेक और ऑन मोबाइल ग्लोबल में भी गेमिंग में एक्सपोजर है। अनलिस्टेड स्पेस में भी अगर बात करते हैं तो ड्रीम 11 बहुत फेमस ब्रांड है, स्पेशली ड्यूरिंग IPL में जो ये ब्रांड देखा जाता है, ये फोकस में रहेगा। इसके अलावा पेटीएम की अनलिस्टेड आर्म है पेटीएम फर्स्ट गेम्स, उस पर फोकस है। फिर गेम्स टू विन और उसके अलावा मून फ्रॉग गेम्स और 99 फिल्म्स भी हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की सरकारी और प्राइवेट बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक हुई है। बैठक में क्रेडिट ग्रोथ और एसेट फ्लो जैसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई। और डिटेल्स के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी अंकुर मिश्रा। अंकुर, क्या चर्चा हुई इस बैठक में?
जी हाँ, बिल्कुल। 2 दिन तक चली ये बैठक और 2 दिनों की बैठक में आरबीआई और बैंकर्स की मुलाकात हुई। तो जो सेग्रीगेशन था वो पहले दिन आरबीआई ने कुछ सिलेक्ट पीएसयू बैंकर्स को बुलाया था, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे बैंक शामिल थे। और जो दूसरा दिन था, मतलब आज का दिन, वहाँ पर जो बंधन बैंक हैं, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन सारे बैंकर्स से मुलाकात हुई। जो चर्चा का सबसे ज़रूरी मुद्दे थे वो ये थे क्रेडिट ऑफ टेक। अभी आपने देखा होगा जिस तरीके के तिमाही नतीजे आए हैं उसके हिसाब से क्रेडिट ऑफ टेक दिखने लगा है, और जो मेजर बैंक्स हैं, एसबीआई हुआ, एचडीएफसी बैंक हुआ, आईसीआईसीआई बैंक हुआ, सभी ने डबल डिजिट में क्रेडिट ग्रोथ को रिपोर्ट किया है। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट मुद्दे गवर्नर ने हाईलाइट किए वो थे यहाँ पे कंज्यूमर रिड्रेसल सिस्टम। इस पर ध्यान देने के लिए गवर्नर ने बैंकों को चेताया है। आपको याद होगा रिजर्व बैंक ने एक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन सिस्टम भी बनाया था, और जिसके जरिए जो कंज्यूमर्स हैं वहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन बैंकों को अपने एंड पे बोला गया है कि वो इसमें थोड़ा सा सुधार करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंकुर उस पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और इंडिगो के सीईओ रोनोजॉय दत्ता जो है 30 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे। उनकी जगह पीटर एल्बर्स को नया सीईओ बनाया गया है। रेगुलेटरी अप्रूवल मिलने के बाद वो इस पद को संभाल लेंगे। और डिटेल के साथ मेरे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ रहे हैं मेरे साथ। समीर, क्या कार्यकाल पूरा हो गया यहाँ पर रोनोजॉय दत्ता का, और अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे एयरलाइंस के लिए? बिल्कुल, सबसे बड़ी खबर इंडिगो को लेकर के यही है कि रोनोजॉय दत्ता ने बतौर सीईओ वो अब इस पद पर नहीं रहेंगे। 30 सितंबर को वो इससे रिटायरमेंट ले रहे हैं। 30 सितंबर उनका वो आखिरी डेट होगा जब वो बतौर सीईओ में इंडिगो एयरलाइंस में अपनी सेवा दे रहे होंगे। लेकिन 1 अक्टूबर से पीटर एल्बर्स बतौर सीईओ वो इंडिगो में शामिल होंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंडिगो इंटरग्लोब एविएशन ने पीटर एल्बर्स का नाम चुना है इसके लिए, और वो 1 अक्टूबर 2022 से इंडिगो में बतौर सीईओ वो अपनी कमान संभालेंगे। लेकिन रोनोजॉय दत्ता की अगली इनिंग्स क्या होगी और वो अगला कहां पर वो जिम्मेदारी संभालेंगे, इसके बारे में उन्होंने साफ तौर पर नहीं कहा है। लेकिन इंडिगो में वो 4 साल तक बतौर सीईओ एक अहम भूमिका में रहे, और वो ऐसे समय में रहे इंडिगो में जब इंडिगो लगातार कोविड पैंडेमिक के दौरान एयरलाइन काफी चुनौतियों का सामना कर रहा था, और अभी भी एयरलाइन के सामने कई चुनौतियां हैं। और इस दौरान उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई इंडिगो को बनाए रखने के लिए, उसके परफॉर्मेंस में लगातार सुधार लाने के लिए। लेकिन एक बड़ा डेवलपमेंट जहां पर इस वक्त हम देख रहे हैं, रोनोजॉय दत्ता बतौर सीईओ उन्होंने अपने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट यहां पर कर दी है। बात करें अगर पीटर एल्बर्स की, तो पीटर एल्बर्स को एविएशन सेक्टर में कई सालों का अनुभव है। फिलहाल वो चीफ एग्जीक्यूटिव वो केएलएम रॉयल डच एयरलाइंस के साथ जुड़े रहे हैं। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव कमेटी एयर फ्रांस और केएलएम ग्रुप में भी पीटर एल्बर्स शामिल हैं। तो यहां पर एक नया अपॉइंटमेंट जरूर इंटरग्लोब एविएशन ने किया है, लेकिन इस तरीके का एक बड़ा बदलाव एविएशन सेक्टर में देखने को मिल रहा है, जहां पर इंडिगो एयरलाइंस में रोनोजॉय दत्ता ने बतौर सीईओ रिटायरमेंट का अनाउंस कर दिया है।